हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 10, ठीक है, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या जिसको शॉर्ट में हम जीएसटी कहते हैं। ठीक है, देखो कल लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था, जो रिकॉर्ड किया था, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि हमने 1 घंटे 8 मिनट की वीडियो बनाया। ठीक है, बाद में मैंने उसको देखा लास्ट में, तो लास्ट के 10 या 15 मिनट उसमें वॉइस चली गई, क्योंकि मेरा जो माइक है वो डिस्चार्ज हो गया था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट के 10-15 मिनट में जो भी मैंने पढ़ाया था उसका मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आज की इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे डी के गोयल की बुक का। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट समझो। देखो, मैंने बताया था कि एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई या एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो देखो, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि जब कोई भी बिजनेस दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई करे, ठीक है, तो उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई या फिर उसे इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, एक शॉप है, एक बिजनेसमैन है जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। ठीक है, इसने क्या किया, गोपाल नाम का एक कस्टमर है जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है, इसको गुड्स की सप्लाई की गई है ना। तो देखो, उत्तर प्रदेश जो आपका है ये एक अलग स्टेट है और तमिलनाडु ये आपका एक अलग स्टेट है ना। अब क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट स्टेट के बीच में क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सेल बोलेंगे या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे, सॉरी इंटर स्टेट सेल बोलेंगे या फिर इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो ये जो शॉप है, ठीक है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है, उत्तर प्रदेश से। इसने वेंकट नाम के एक कस्टमर को सामान बेचा जो कि पंजाब से बिलोंग करता है। ठीक है, तो पंजाब एक अलग स्टेट है और यूपी एक अलग स्टेट है। ठीक है, अब यहाँ भी क्या हो रहा है कि दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई हो रही है, तो इसे कौन सी सप्लाई बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। समझ में आ गया, आंसर आ गया। चलो, इसके बाद सेकेंड है आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, अब इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है, जैसे मान लो ये एक शॉप है, ठीक है, जो कहाँ से बिलोंग करती है, यूपी से। इसने जॉन सीना को सामान बेचा और ये जो जॉन सीना है ये कहाँ पे रहता है, यूपी में रहता है। यानी कि यहाँ पे देख रहे हो कि जो सप्लायर है और जो कस्टमर है दोनों सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम सेम स्टेट के अंदर कोई भी गुड्स की सप्लाई करते हैं या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखो, ये यूपी की शॉप है, इसने क्या किया, लियोनेल मेसी को सामान बेचा जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, यूपी से बिलोंग करता है। ठीक है, और यूपी में सप्लायर भी है, तो अगर सप्लायर भी यूपी का है और कस्टमर भी यूपी का है और इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, मतलब गुड्स या सर्विसेज बेचे जा रहे हैं, तो इसे कौन सी सप्लाई बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है और इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है। ठीक है, आइए अब इसके बाद समझते हैं। देखो, अगर हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब जब हम विद इन स्टेट सप्लाई करते हैं, यानी यूपी टू यूपी अगर हम सप्लाई करते हैं तो जो भी जीएसटी लगेगा, जैसे मान लो जीएसटी का रेट है 18%, मतलब 18% का जीएसटी लगाना है, तो ये जो 18% का जीएसटी लगेगा, इस 18% में 18% का जो पैसा होगा जीएसटी का, वो दो स्टेट में बच जाए, सॉरी दो गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसका 50% यानी कि 9% जीएसटी ले लेगी, जिसको हम सीजीएसटी बोलते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, और आधा यानी कि 9% जो है स्टेट गवर्नमेंट उसको ले लेती है, जिसको एसजीएसटी बोला जाता है। ठीक है, फिर से समझो, अगर हम क्या कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब विद इन स्टेट अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, यानी यूपी टू यूपी अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी जीएसटी का रेट होता है उस रेट का, उस टोटल रेट का, उस टोटल जीएसटी का, यानी कि 18% जैसे कि यहाँ पे है, तो इसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, जिसको सीजीएसटी बोला जाता है। ठीक है, सी फॉर सेंट्रल होता है, और आधा स्टेट गवर्नमेंट लेती है, जिसको एसजीएसटी बोला जाता है। यानी यहाँ पे देखो यस को हाईलाइट किया, तो यस फॉर स्टेट होता है। ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से अगर मान लो इंटर स्टेट सप्लाई होती है, इंटर स्टेट का मतलब अगर कोई बिजनेस जो कि यूपी से बिलोंग करता है और ये किसी कस्टमर जो कि एमपी से बिलोंग करता है, अगर उसको सप्लाई कर रहा है, तो इस सप्लाई को क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई या फिर इंटर स्टेट सेल बोलेंगे। तो अब इस पर जो जीएसटी लगेगा, जैसे मान लो यहाँ पे 18% जीएसटी था, है ना, तो इस जीएसटी को बोला जाता है
इंटीग्रेटेड जीएसटी। और ये पूरा का पूरा जो पैसा होता है वो कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो इंटर स्टेट सप्लाई के केस में हमेशा क्या लगेगा? IGST लगेगा। आई फॉर क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी। यानी IGST का जो पैसा होता है ये पूरा का पूरा कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो बस आपको ध्यान क्या देना है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। यानी दो तरह का जीएसटी लगेगा, CGST और SGST। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो फिर कौन सा GST लगेगा? IGST लगेगा। और ये पूरा का पूरा पैसा कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आइए अब इसको मैं जर्नल एंट्री को थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मान लो एक शॉप है, ठीक है, ये एक शॉप है, इसने क्या किया? SRK से गुड्स परचेज़ किया। SRK मतलब शाहरुख खान, ठीक है। कितने का गुड्स परचेज़ किया? 100 रुपये का। मतलब जो 100 रुपया है वो गुड्स की कॉस्ट है। कौन परचेज़ कर रहा है? बिजनेस परचेज़ कर रहा है। किससे? SRK। SRK मतलब कोई सप्लायर है, ठीक है। अच्छा, ये जो सप्लायर है जब गुड्स को बेच रहा है तो ये क्या कर रहा है? 18% का GST लगा रहा है, ठीक है। तो 100 रुपये का 18% GST अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? एक सेकंड गाइस, कितना हो जाएगा आपका? 18 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी जो बिजनेस है इसको 118 रुपया पे करना पड़ेगा। किसको? SRK को, है ना। देखो 118 रुपया ये पे करना पड़ेगा। किसको? SRK को। 100 रुपया गुड्स की कॉस्ट हो गई और 18 रुपया GST का हो गया, ठीक है। अब इसकी एंट्री हमें करनी है बिजनेस की बुक में, ठीक है। भाई हम जर्नल एंट्री किसकी करते हैं? बिजनेस की करते हैं, या जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस की करते हैं। तो बिजनेस ने क्या किया है? SRK से गुड्स परचेज़ किया है। तो इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, क्योंकि परचेज एक्सपेंस होता है। और किससे खरीदा गया है? SRK से, है ना। तो SRK क्या हो गया? बिजनेस का क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट करते हैं, तो SRK को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन SRK को देना कितना है? 118 रुपया। 100 रुपया तो गुड्स का था और 18 रुपया GST का, ठीक है। तो देखो परचेज़ के सामने आप हमेशा कॉस्ट प्राइस दिखाओगे 100 रुपया, और इसके बाद यहाँ पे डेबिट में एक चीज़ और दिखाओगे, इनपुट GST अकाउंट। क्या दिखाओगे? इनपुट GST अकाउंट, ठीक है। याद रखना जब भी हम गुड्स को परचेज़ करेंगे तो परचेज़ करते समय जो हम GST पे करते हैं उसको इनपुट GST बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट GST। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पे इनपुट GST को क्यों डेबिट किया गया, मतलब इसका नेचर क्या है? जो 5 चीज़ें मैंने बताया था, असेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, उन पांचों में से क्या है? ये डेबिट क्यों हुआ? तो बहुत सारे बच्चों का जवाब आएगा कि सर ये एक्सपेंस है, क्योंकि 18 रुपया ये भी तो पेमेंट किया गया है। तो याद रखना ये एक्सपेंस नहीं होता। इनपुट GST का जो नेचर होता है ये एक्सपेंस नहीं होता गाइस, ये एक असेट होता है। सर असेट होता है? हाँ बिल्कुल। कैसे? देखो असेट इसलिए होता है क्योंकि ये जो GST का पैसा बिजनेसमैन 18 रुपया आज पे कर रहा है ना सप्लायर को, ये पैसा वो बाद में किससे ले लेगा पता है? कस्टमर से ले लेगा। यानी जब कस्टमर को यही गुड्स बेचा जाएगा तो उससे GST कलेक्ट कर लिया जाता है। मतलब ये हुआ कि जो भी इनपुट GST होता है इसका बेनिफिट, इसका हम सेटअप जो है फ्यूचर में करते हैं, यानी इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है। तो मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिले उसे क्या बोलते हैं? असेट बोलते हैं। तो याद रखना इनपुट GST का जो नेचर होता है वो क्या होता है? असेट होता है। कभी कभी MCQ में आपसे पूछ लेगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ऑप्शन में एक्सपेंस दे देगा, असेट भी दे देगा, तो आपको लगेगा कि एक्सपेंस होता है, तो नहीं, ध्यान रखना ये असेट्स होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इनपुट इसको क्यों बोला जाता है? तो इनपुट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम गुड्स को परचेज़ करते हैं, हम का मतलब बिजनेसमैन, तो आप सोचो अगर आप गुड्स को परचेज़ करोगे तो गुड्स को परचेज़ करते समय जो गुड्स होता है वो बिजनेस में इन करता है या आउट करता है? तो परचेज़ करने पर बिजनेस में गुड्स इन होता है, इसीलिए इसको इनपुट GST नाम दिया गया। बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो, हमेशा परचेज के केस में आप क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, इनपुट GST को डेबिट करोगे, और क्रेडिटर अगर है यानी उधार पे आपने सामान खरीदा है तो क्रेडिटर को क्रेडिट करोगे। अगर आपने कैश खरीदा होता तो यहाँ पे 2 कैश आ जाता, अगर आप चेक से पेमेंट करते तो यहाँ पे 2 बैंक आ जाता। बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं, चलो ठीक है। इसके बाद देखो क्या हुआ, अब ये जो बिजनेसमैन है गुड्स खरीद लिया, अब क्या करेगा? इसको ये बेचेगा। अब मान लो ये जो बिजनेस है इसने गुड्स बेच दिया सल्लू को, सल्लू एक कस्टमर है, उसको बेचा गया कितने में? 200 रुपये में बेचा गया, ठीक है। लेकिन जब गुड्स को बेचते हैं तो हम GST लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। मान लो 18% का GST लगाया गया, तो 200 रुपये का 18% कितना होता है? 36 रुपया। इसका मतलब सल्लू से हमें 200 रुपया गुड्स का लेना है और 36 रुपया GST का लेना है। तो टोटल कितना रुपये हमें लेना होगा?
सल्लू से 236 रुपया, ठीक है। अब इसकी एंट्री करनी है। देखो यहाँ पे ऐसे मान लो कि सल्लू को जो सामान बेचा गया है वो उधार बेचा गया, क्रेडिट बेसिस पर बेचा गया है। तो क्रेडिट बेसिस पर अगर हम सामान बेचते हैं तो हमेशा डेटर को डेबिट करते हैं। तो सल्लू यहाँ पे क्या है, डेटर है ना। डेटर क्यों है, क्योंकि सल्लू को सामान बेचा गया, इनसे फ्यूचर में पैसा लेना होगा। और टू सेल्स अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि सेल्स का नेचर क्या होता है, रेवेन्यू, और रेवेन्यू का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना सेल्स के सामने 200 रुपये आएगा। इसके बाद यहाँ पे आउटपुट जीएसटी को आप क्रेडिट करोगे 36 रुपये से, तो टोटल हो जाएगा 200 और प्लस जीएसटी का 36, यानी सल्लू के सामने कितना आ जाएगा, 236 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ आपको समझना क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आउटपुट जीएसटी है ये क्रेडिट क्यों हुआ, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आएगा कि सर ये बिजनेस का रेवेन्यू है, क्योंकि जीएसटी कलेक्ट हो रहा है। तो याद रखना ये रेवेन्यू नहीं होता, ठीक है। वैसे रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो आपको लगेगा कि ये रेवेन्यू है इसलिए क्रेडिट हुआ, लेकिन याद रखना आउटपुट जीएसटी का जो नेचर होता है वो लाइबिलिटी होता है। सर लाइबिलिटी कैसे हुआ, तो देखो ये जो 36 रुपये हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, किससे, कस्टमर से, ये पैसा हम अपने पास नहीं रखते हैं। हम का मतलब बिजनेसमैन इसको अपने पास नहीं रखता है, इसको पेमेंट करना पड़ता है किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। यानी ये पैसा पे करना होता है किसको, गवर्नमेंट को। तो आपको पता है कि अगर हमें कोई भी पैसा गवर्नमेंट को देना हो या किसी भी पर्सन को पे करना हो इन फ्यूचर में, तो हमारे लिए क्या होती है, एक लाइबिलिटी ही तो होती है। और लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। तो याद रखना आउटपुट जीएसटी का नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। अच्छा सर इसको आउटपुट क्यों लिखा गया, तो देखो गुड्स को बेचते समय गुड्स इन होगा कि आउट होगा, तो आप कहोगे सर गुड्स को जब हम सेल करते हैं तो बिजनेस से गुड्स आउट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा आउटपुट जीएसटी। समझ रहे हो, तो याद रखना, फिर से बता दे रहा हूँ, इनपुट जीएसटी का नेचर क्या होगा, असेट होगा। आउटपुट जीएसटी का नेचर क्या होगा, लाइबिलिटी होगा, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ और, एक वर्ड होता है सेट ऑफ। क्या होता है, सेट ऑफ। जीएसटी को हम सेट ऑफ करते हैं, कैसे, देखो हमने जब सामान बेचा कस्टमर को तो हमने जीएसटी कितना कलेक्ट किया, 36 रुपया। और यही सामान जब हम खरीद कर लाए थे एसआरके से तो हमने जीएसटी कितना पे किया था, 18 रुपया। तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो हमारा इनपुट जीएसटी होता है उसको हम आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो 36 रुपये हमने कलेक्ट किया, लेकिन सामान खरीदते समय 18 पे हुआ था, तो नेट अमाउंट कितना बचा, 18। जो अभी भी मेरे पास बच रहा है ये पैसा हमें गवर्नमेंट को देना होता है, और इसीलिए ये जो पैसा गवर्नमेंट को देना होता है ये हमारे लिए यानी कि बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है। बात समझ रहे हो, हाँ सर समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। आइए अब इसी चीज़ को मैं एक फ्लो चार्ट से आपको समझा देता हूँ। कल इसी फ्लो चार्ट को मैं समझा रहा था, तभी शायद मेरा जो माइक है वो डिस्चार्ज हो गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी फ्लो चार्ट विथ जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज के साथ। सबसे पहले यहाँ देखो बॉक्स में लिखा है जीएसटी, यानी जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स करते हैं, इसे क्या बोला था, इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये बात आपको पता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। फिर कह रहा वी पे जीएसटी ऑन परचेज, यानी जब हम परचेज करते हैं तो हम जो जीएसटी पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, यहाँ पे देखो लिखा है, ठीक है। एंड कलेक्ट जीएसटी ऑन सेल, और जब वही जो सामान है जब हम सेल करते हैं कस्टमर को तो उस टाइम हम जो जीएसटी लेते हैं कस्टमर को उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी जो मैंने अभी आपको समझाया। फिर लिखा फाइनली वी डिपॉजिट द डिफरेंस इन गवर्नमेंट, यानी जो डिफरेंस होता है, जैसे 36 रुपये हमने कलेक्ट किया था, 18 हमने पहले से पे कर रखा था इनपुट जीएसटी का, तो बचा कितना, 18। अब ये जो 18 नेट अमाउंट बचता है इसको हमें क्या करना होता है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। यहाँ तक समझ गए, हाँ सर समझ में आ गया। चलो इसके बाद देखो यहाँ पे परचेज के केस में जो जीएसटी लगता है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है वी परचेज गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज फ्रॉम सप्लायर एंड पे जीएसटी, यानी जब कभी भी हम गुड्स या सर्विसेज पे करते हैं, परचेज करते हैं सप्लायर से, तो उस टाइम हमें जीएसटी पे करना होता है, ये बात आपको पता है। फिर कह रहा है कि जीएसटी पेड इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी, और परचेज करते समय चाहे हम गुड्स परचेज करें या फिर सर्विसेज परचेज करें, उस समय हम जिस जीएसटी को पे करते हैं उसे इनपुट जीएसटी बोला जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा इट इज़ एन असेट्स, यानी जो इनपुट जीएसटी होता है मैंने बताया ना वो एक असेट होता है फॉर आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस के लिए, बिकॉज इट गिव्स फ्यूचर बेनिफिट, क्योंकि ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट देता है। वी कैन सेट ऑफ दिस जीएसटी, क्योंकि हम इनपुट जीएसटी को फ्यूचर में क्या करते हैं, जो आउटपुट जीएसटी होता है उससे सेट ऑफ कर लेते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इनपुट जीएसटी को एक असेट बोला जाता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि वी कैन एडजस्ट सेट ऑफ दिस इनपुट जीएसटी विथ आउटपुट जीएसटी वाइल पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट। वही बात कह रहा है कि जो इनपुट जीएसटी होता है इसको हम फ्यूचर में आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर लेते हैं, अगर उसके बाद कुछ बचता है तो उसे हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, ठीक है।
चलो अब अगर इसकी जर्नल एंट्री आपको देखनी है तो जर्नल एंट्री क्या होगी परचेज़ के केस में। पहली बात तो परचेज़ के केस में क्या लगेगा, इनपुट जीएसटी। देखो जब भी हम गुड्स को परचेज़ करते हैं तो परचेज़ अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है, और जो भी जीएसटी पे करते हैं उसको इनपुट जीएसटी बोले जाते हैं। जैसे कि इनपुट सीजीएसटी हो गया, इनपुट एसजीएसटी हो गया। तो सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है, जब हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी विद इन स्टेट सप्लाई करते हैं। और इनपुट आईजीएसटी कब लगता है, जब हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, ठीक है। और टू कैश या बैंक, टू कैश कब लिखेंगे, जब हम गुड्स की परचेज़ किया हमने गुड्स को और उसकी तुरंत पेमेंट कर दिया कैश में। बैंक तब लिखेंगे जब हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर किसी क्रेडिटर को नाम तब लिखेंगे जब हम गुड्स को उधार पे परचेज़ कर रहे हैं। बात समझ रहे हो, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको देखो यहाँ नरेशन लिखा, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड जीएसटी पेड, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद आ जाओ इधर, सेल के केस में कह रहा कि जो जीएसटी लगता है उसको हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि वी सेल गुड्स सर्विसेज टू कस्टमर एंड चार्ज जीएसटी, यानी कि जब भी हम कभी गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हैं कस्टमर को तो हम हमेशा कस्टमर के ऊपर जीएसटी चार्ज करते हैं, यानी कि कलेक्ट करते हैं। फिर लिखा हुआ कि जीएसटी कलेक्टेड इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी, ठीक है, यानी जो जीएसटी हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं उसे आउटपुट जीएसटी के नाम से जाना जाता है। फिर थर्ड पॉइंट में लिखा है कि इट इज़ अ लाइबिलिटी, है ना, मैंने बताया था ना कि जो आउटपुट जीएसटी होता है वो एक लाइबिलिटी होता है ऑफ आवर बिजनेस, बिकॉज वी हैव टू पे दिस जीएसटी टू द गवर्नमेंट, क्योंकि जो भी आउटपुट जीएसटी का अमाउंट बचता है उसे गवर्नमेंट को पे करना होता है, इसीलिए आउटपुट जीएसटी का नेचर क्या होता है, एक लाइबिलिटी होता है। फिर यहाँ पे लिखा है वी डिपॉजिट आउटपुट जीएसटी टू द गवर्नमेंट आफ्टर एडजस्टिंग इनपुट, है ना, मतलब इनपुट जीएसटी को एडजस्ट करने के बाद अगर कोई भी आउटपुट जीएसटी बचता है तो उसे हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। जर्नल एंट्री अगर इसकी देखना हो तो देखो क्या होगा, अगर मान लो हमने गुड्स को कैश बेसिस पर बेचा है या फिर चेक मिला है तो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि गुड्स सेल कर रहे हैं तो इस बार हमें क्या लगाना होगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये तब लगेगा जब सप्लाई कैसी हो, इंटर स्टेट हो। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो टू आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड एंड जीएसटी चार्ज। समझ में आ गया, हाँ सर आ गया, ठीक है। चलो इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ एंड पेमेंट टू द गवर्नमेंट। कैसे सेट ऑफ होता है, देखो सबसे पहले जो आउटपुट जीएसटी होता है जो हम कलेक्ट करते हैं गुड्स को सेल करते समय, उसमें से हम माइनस कर देते हैं इनपुट जीएसटी को, ठीक है, जो हम परचेज करते समय पेड करते हैं। इसके बाद जो नेट जीएसटी बचता है वो हमें क्या करना होता है, टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है। यानी अगर आउटपुट जीएसटी ज़्यादा है इनपुट जीएसटी कम है, यहाँ लिखा ना इफ़ आउटपुट इज़ मोर देन इनपुट, तो जो नेट अमाउंट बचेगा वो जीएसटी का अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा, ठीक है। यहाँ लिखा ना देखो डिपॉजिट इन गवर्नमेंट थ्रू जीएसटी आर 3B के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। फिर देखो नीचे लिखा इफ़ इनपुट जीएसटी इज़ ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी, यानी अगर इनपुट जीएसटी ज़्यादा है आउटपुट जीएसटी कम है तो इस केस में एक्सेस विल बी कैरीड फॉरवर्ड, यानी उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा या फिर रिफंड कर दिया जाता है उसे, ठीक है, उस पैसे को। चलो इसके बाद यहाँ देखो 4 पॉइंट लिखा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा कि वाई इनपुट जीएसटी इज असेस्ट, यानी जो इनपुट जीएसटी होता है वो असेट्स क्यों होता है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है क्योंकि इट इज़ पेड बाई अस टू द सप्लायर, क्योंकि ये पैसा हमें सप्लायर को पे करना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ इट गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बाय रिड्यूसिंग आवर जीएसटी लाइबिलिटी, क्योंकि जो इनपुट जीएसटी होता है इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है, हम इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ करने का हमें मौका मिलता है, ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, असेट्स होता है। थर्ड पॉइंट में कह रहा कि वी कैन रिकवर इट फ्रॉम गवर्नमेंट बाय सेट ऑफ आर रिफंड, मतलब जो इनपुट जीएसटी होता है इसे हम आगे फ्यूचर में रिकवर कर लेते हैं आउटपुट जीएसटी से, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा देयर फोर इट इज़ ट्रीटेड एज एन असेट्स, यानी ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से जीएसटी यानी जो इनपुट जीएसटी होता है उसका नेचर क्या होता है, असेट्स होता है। यहाँ पे देखो लिखा भी है असेट्स है, ठीक है, इनपुट जीएसटी, क्योंकि ये फ्यूचर में बेनिफिट देता है हमको। बात समझ गए। चलो इसके बाद फिफ्थ पॉइंट यहाँ देखो लिखा है कि वाई आउटपुट जीएसटी इज़ लाइबिलिटी, तो देखो इट इज़ कलेक्टेड बाई एस फ्रॉम द कस्टमर, क्योंकि ये पैसा हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। इट डज नॉट बिलोंग टू अस, और ये जो पैसा जीएसटी का कस्टमर से हम कलेक्ट करते हैं वो हमारा नहीं होता, हमारा का मतलब बिजनेस का नहीं होता। थर्ड पॉइंट में लिखा वी आर लाइबल टू पे टू द गवर्नमेंट, क्योंकि इसे हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, इसलिए करा कि देयर फोर इट इज़ ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, और इसी वजह से जो आउटपुट जीएसटी होता है इसका नेचर क्या होता है, एक लाइबिलिटी होती है, एक ऑब्लिगेशन होता है जो कि गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है। चलो इसके बाद 6 पॉइंट देखते हैं, ठीक है, कंप्लीट फ्लो।
देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल यहाँ समझाया गया है कि जैसे मान लो किसी बिजनेस ने गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपए का और उस पर जीएसटी लगा 18%। तो 1 लाख का 18% कितना होता है? 18,000। तो इनपुट जीएसटी कितना हो गया? 18,000। क्योंकि गुड्स परचेज करते समय जो जीएसटी लगता है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी, जो कि कितना आया? 18,000। फिर मान लो हमने गुड्स को बेच दिया 1,50,000 में और उस पर जीएसटी लगाया 18%। तो 1,50,000 का 18% आएगा 27,000। ठीक है। अब क्योंकि हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? आउटपुट जीएसटी बोलेंगे, जो कि लाइबिलिटी होती है ना। अब इसको सेट ऑफ करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो जो कस्टमर से हमने आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया वो कितना किया? 27,000। और जो परचेज करते समय हमने पे किया था वो कितना किया था? 18,000। तो 27,000 में से 18 माइनस कर देंगे तो नेट जीएसटी जो बचेगा वो कितना बचेगा? 9,000। और ये अमाउंट गवर्नमेंट को पेबल होता है, यानी गवर्नमेंट को पे करना होता है। यहाँ पे देखो लिखा है पे टू द गवर्नमेंट थ्रू GSTR 3B, नेट जीएसटी पेड ₹9,000। ठीक है। तो ये 9,000 रुपया गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये बंदा मुस्कुराता हुआ कह रहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रैक्टिस मोर। ठीक है, यानी आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आइए चलिए। फिर इसके बाद हमने देखो आपको थोड़ा सा बताया था रिवर्सल ऑफ जीएसटी के बारे में, इसको भी मैं समझा देता हूँ 1 मिनट में। रिवर्सल ऑफ जीएसटी का मतलब क्या होता है? देखो, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या फिर टू कैश अकाउंट, यही ना होता है। इसी तरीके से जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, देखो कभी कभी क्या होता है, जो सामान हमने परचेज़ किया था हम उसको रिटर्न कर देते हैं, जिसको परचेज रिटर्न कहते हैं। तो परचेज रिटर्न के केस में क्या होता है? हमें क्रेडिटर को डेबिट करना पड़ता है। यहाँ देखो हमने क्या किया था, परचेज करते समय क्रेडिटर को क्रेडिट किया था। क्यों किया था? क्योंकि क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। लेकिन जब हम गुड्स को रिटर्न करेंगे तो लाइबिलिटी हमारी रिड्यूस होगी क्रेडिटर नाम की, तो क्रेडिटर को डेबिट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? कितने से? 1,118 रुपये से। अब देखो, जब हमने गुड्स को परचेज किया था तो इनपुट जीएसटी हमने पे किया था, इसलिए हमने डेबिट किया था। अब जब गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो जीएसटी को भी क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी डेबिट है तो अब क्या करना होगा? इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करना होगा। ठीक है, और टू परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, क्योंकि देखो जब हमने गुड्स को परचेज किया था तो हमने कहा कि वो हमारा परचेज है, यानी कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। लेकिन गुड्स को रिटर्न करने के समय, यानी कि परचेज रिटर्न के समय हमारा एक्सपेंस डिक्रीज होता है, तो इसलिए यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, क्योंकि एक्सपेंस को डिक्रीज करता है परचेज रिटर्न, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। कुल मिला के यहाँ मेरे कहने का ये है कि जो रिवर्सल ऑफ जीएसटी है, यानी कि गुड्स परचेज के समय हम इनपुट जीएसटी को अगर डेबिट करते हैं तो जब परचेज रिटर्न होगा तो इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करना पड़ता है। इसी तरीके से गुड्स को बेचते समय आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है, लेकिन अगर मान लो कभी सेल्स रिटर्न हो जाए तो सेल्स रिटर्न के केस में एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। लेकिन देखो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी को आपने क्रेडिट कर रखा है, तो अब आउटपुट जीएसटी को आपको क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। ठीक है, आइए देखिए कुछ केसेस हैं जहाँ पे आपको जीएसटी को रिवर्स करना होता है। देखो यहाँ पे लिखा है केसेस व्हेन इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड। जैसे कब? एक तो परचेज रिटर्न के केस में, अभी जो मैंने एग्जांपल समझाया, डिस्काउंट रिसीव्ड के केस में, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़ इस केस में, गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी के फॉर्म में अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है या फ्री सैंपल दिया जा रहा है एक्सेट्रा। तो ये सारी सिचुएशन है जहाँ पे हमें इनपुट जीएसटी को रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो लिखा है केसेस व्हेन आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड, यानी ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन है, कौन कौन से केस हैं जब आउटपुट जीएसटी को रिवर्स करना होता है। तो एक तो सेल्स रिटर्न होता है, जो अभी हमने एग्जांपल में समझा। दूसरा आपका डिस्काउंट अलाउड हो गया, रिबेट अलाउड हो गया, है ना। तो ये सारी वो सिचुएशन है जब आपको जीएसटी रिवर्स, आउटपुट जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ करेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट होता था आपका रिवर्स चार्ज। ठीक है, रिवर्स चार्ज क्या होता है? देखो एक नॉर्मल ज़िंदगी बताऊं क्या होता है। जैसे मान लो कोई शॉपकीपर है, इसने किसी कस्टमर को सामान बेचा, तो ये कस्टमर क्या करेगा? जीएसटी पे करेगा। किसको? बिजनेस को। और जो भी बिजनेस से जो भी कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट होता है बिजनेस यानी कि शॉप के द्वारा, वो जीएसटी का पैसा क्या होता है? गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। ये तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल ज़िंदगी है। ठीक है, लेकिन रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि अगर कोई शॉपकीपर किसी कस्टमर को सामान बेचता है और उस पर जो भी जीएसटी का अमाउंट होता है वो जीएसटी का अमाउंट ये कस्टमर डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देगा, मतलब इस शॉपकीपर को नहीं देगा। यहाँ देख रहे हो, पहले ये कस्टमर क्या कर रहा था? शॉपकीपर को जीएसटी दे रहा था और ये जीएसटी का अमाउंट फिर गवर्नमेंट को पे किया जा रहा था,
शॉपकीपर के द्वारा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, रिवर्स चार्ज का मतलब होता है जब कस्टमर डायरेक्टली जीएसटी का अमाउंट सीधा किसको दे दे, गवर्नमेंट को दे दे, तो उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो आइए देखिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है। ठीक है, एक तो परचेज ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर, यानी हम अगर ऐसी जगह से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं जो बिजनेस अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, जीएसटी के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, रिवर्स चार्ज का जो मैकेनिज़्म है वो फॉलो किया जाएगा। सेकंड, पेमेंट टू पे टू लॉयर, अगर मान लो कोई लॉयर है जिसको हम फीस पे कर रहे हैं, अगर उसमें जीएसटी का अमाउंट भी देना है तो वो जो जीएसटी का अमाउंट होगा वो हम लॉयर को ना दे करके सीधा किसको पेमेंट करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। थर्ड पॉइंट, पे फॉर यूज़ ऑफ कॉपीराइट, अगर हम किसी का कॉपीराइट यूज़ करते हैं, कॉपीराइट का मतलब होता है जैसे मान लो हम आपको जो बुक पढ़ा रहे हैं वो किसकी है, डी के गोयल की, तो इस बुक पर यानी जो डी के गोयल की बुक है इस पे कॉपीराइट किसका है, डी के गोयल का है। अब इसको छापता बेचता कौन है, तो आर्या पब्लिकेशन। तो आर्या पब्लिकेशन ने क्या करा रखा है, कॉपीराइट ले रखा है किससे, डी के गोयल से, कि हम आपकी बुक छापेंगे और बेचेंगे, और जो भी जितनी भी बुक छापेंगे और बेचेंगे उस पर आपको एक रॉयल्टी देंगे। ठीक है, रॉयल्टी देंगे, रॉयल्टी का मतलब एक अमाउंट दिया जाता है, उसे रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो रॉयल्टी का अमाउंट होता है ये पे करना पड़ता है किसको, डी के गोयल की फैमिली को, अगर हम किसी भी का भी कॉपीराइट यूज़ करते हैं। ठीक है, भविष्य में अगर आप भी कभी क्या करोगे, कोई बुक लिखोगे तो आपका भी कॉपीराइट कोई मांगेगा यूज़ करने के लिए, तो अगर कोई भी आपका कॉपीराइट यूज़ करेगा तो बदले में वो आपको पैसा देगा। ठीक है, तो अगर हम कॉपीराइट के लिए पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर अगर कोई भी जीएसटी का अमाउंट लग रहा है तो वो पैसा भी डायरेक्ट किसको दे दिया जाएगा, गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। बात समझ, चलो इसके बाद हम आगे समझते हैं। देखो फिर मैंने समझाया था कि कुछ केसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी नहीं लगने का मतलब ऐसा नहीं कि टैक्स ही नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी अदर टैक्स लगेगा, जैसे सैलरीज एंड वेजेज हो गए। जैसे अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी पर इनकम टैक्स लगता है ना, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा दोबारा। ठीक है, इसी तरीके से एजुकेशनल सर्विसेज हो गया, इस पर जीएसटी नहीं लगता। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की अगर आप फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता, दूसरा कर लगता है ना, मतलब दूसरा कोई टैक्स लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। इंटरेस्ट आपको किसी कंपनी से मिलता है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। हेल्थ सर्विसेज अगर आप लेते हैं, कंसल्टिंग ओनली, है ना, अगर किसी भी डॉक्टर से आप हेल्थ फैसिलिटी लेते हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता, कुछ और टैक्स लगेगा लेकिन जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सैलरी एंड वेजेज हो गया, एजुकेशनल सर्विसेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इसको आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, इस पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, चलो इसके बाद आइए आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं, आपकी जो बुक है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जर्नल एंट्री, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस विद इन द स्टेट। अब देखो विद इन द स्टेट का मतलब सेम स्टेट में सप्लाई हो रही है, और आगे कह रहा कि द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में सप्लाई हो रही है, यूपी टू यूपी ही सप्लाई हो रही है। और कह रहा कि अगर देखो विद इन स्टेट है तो कौन कौन सा टैक्स लगेगा, एक तो सीजीएसटी लगेगा, दूसरा एसजीएसटी लगेगा। यही बात तो मैंने समझाया। तो देखो सीजीएसटी कह रहा कि 9% है और एसजीएसटी 9% है, मतलब टोटल जीएसटी कितना था, 18%, जिसमें से 9% सीजीएसटी लगाना है और 9% एसजीएसटी लगाना। ठीक है, अब यहाँ देखो ट्रांजेक्शन दी है 2023 की, मार्च 4 को कह रहा कि परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रॉस। ठीक है, यानी मेहता ब्रॉस से गुड्स परचेज किया जा रहा 5 लाख का। चलो अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो देखो सोल्यूशन में सबसे पहले आप ऊपर एक हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या देंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे जिसमें डेट में सबसे पहले ईयर डालेंगे 2023 मार्च 4। गुड्स परचेज किया गया, तो देखो परचेज का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। और मैंने बताया था ना अभी कि परचेज करते समय हम जो जीएसटी पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, है ना, लेकिन क्योंकि विद इन स्टेट सप्लाई हो रही है तो 2 जीएसटी लगेगा, एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा। और किससे सामान खरीदा गया, मेहता ब्रॉस से, यानी कि क्रेडिट परचेज है, तो ये हमारे क्रेडिटर हैं, मतलब कि बिजनेस के क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो मेहता ब्रॉस के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अमाउंट कैसे दिखाएंगे, देखो परचेज के सामने आप दिखाएंगे कॉस्ट प्राइस, यानी जो गुड्स परचेज किया जा रहा है उसकी कॉस्ट कितना है, 5 लाख। 9% का सीजीएसटी है तो 5 लाख का 9% होता है 45,000। ठीक है, फिर एसजीएसटी भी 9% है तो ये भी हो जाएगा 45,000। तो 5 लाख प्लस 45,000 प्लस 45,000, यानी मेहता ब्रॉस से
मेहता ब्रॉस को कितना पैसा देना है, 5,90,000 रुपया देना है, ठीक है। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड जीएसटी पेड। देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जब जर्नल एंट्री वाला चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था तो देखो अगर आपको सिर्फ इतना एंट्री करना होता, मेहता ब्रॉस से गुड्स परचेज किया, तो एंट्री क्या होती, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेहता ब्रॉस, बस इसमें जीएसटी आ गया है ना, इनपुट जीएसटी आया क्योंकि हम पे कर रहे हैं ना भाई, गुड्स से परचेज करते समय जीएसटी पे होता है, तो यहाँ पे हमने इनपुट जीएसटी को और डेबिट कर दिया। और डेबिट क्यों किया, क्योंकि इनका नेचर क्या होता है, असेट होता है, असेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, तो इसलिए हम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को जर्नल एंट्री में डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पहली ट्रांजेक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 10 को, कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर ₹8 lakhs टू मुंजल एंड कंपनी। अब यहाँ मतलब ये भी क्रेडिट सेल है, मुंजल एंड कंपनी को सामान बेचा जा रहा है, तो मार्च 10 की एंट्री हो जाएगी मुंजल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेटर होंगी है ना, उधार सामान इनको बेचा जा रहा है, डेटर है, डेटर एक असेट होता है, असेट का बढ़ना डेबिट होता है। अब क्योंकि गुड्स को सेल किया जा रहा है तो कौन सा जीएसटी लगेगा, आउटपुट, और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट और टू सेल्स अकाउंट। सेल किया गया, सेल का नेचर क्या होता है, रेवेन्यू, रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट होता है। अमाउंट कैसे दिखाएंगे वो देखो, सबसे पहले सेल के सामने कॉस्ट प्राइस कितने का सेल किया गया, 8 लाख का, इस पे 9% का सीजीएसटी लगाना है, तो 8 लाख का 9% 72,000, और फिर 9% लगाना है एसजीएसटी, तो वो भी कितना आएगा, 72,000। तो 8 लाख प्लस 72,000 प्लस 72,000 ये हो जाएगा 9,44,000, जो कि मुंजल एंड कंपनी अकाउंट के सामने दिखाएंगे। यानी मुंजल एंड कंपनी से 8 लाख रुपया गुड्स का प्लस 72 और प्लस 72 यानी 1,44,000, मतलब कि टोटल 9,44,000 रुपया मुंजल एंड कंपनी से लेना है, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड। अब यहाँ पे हमें जीएसटी कलेक्ट हो रहा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट 15 मार्च को कह रहा पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹40,000 बाई चेक। एडवर्टीजमेंट ये भी एक एक्सपेंस है, पे किया जा रहा है, तो देखो एक्सपेंस को पे करते समय भी जीएसटी लगता है, ठीक है। और पे करते समय जब हम जीएसटी कोई पे करते हैं तो उसे इनपुट जीएसटी बोला जाता है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी मार्च 15 को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना है, 40,000, 40,000 का 9% कितना होगा, 3,600 सीजीएसटी हो जाएगा, और फिर अगेन 9% एसजीएसटी 3,600 ये भी हो जाएगा। इन तीनों का टोटल आप कर लीजिए तो ये आ जाएगा 47,200, यानी 47,200 रुपया पेमेंट करना पड़ा विथ जीएसटी, किसका, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का। बात समझ गए। नरेशन हो जाएगा बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड जीएसटी पेड, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 18 मार्च को, कह रहा कि परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 50,000 एंड पेमेंट मेड बाई चेक। तो इस बार फर्नीचर परचेज किया जा रहा है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी मार्च 18 को फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर परचेज किया जा रहा है तो बिजनेस में आएगा, फर्नीचर एसेट है, बढ़ेगा, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि परचेज करके ला रहे हैं तो जीएसटी पे होगा, और पे करते समय क्या लगता है, इनपुट, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ। अमाउंट देखो कैसे दिखाएंगे, 50,000 का फर्नीचर है, इसका 9% सीजीएसटी 4500 और 9% एसजीएसटी ये भी 4500 आ जाएगा। इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो 59,000 आ जाएगा, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज्ड फर्नीचर एंड जीएसटी पेड, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है 25 को, कह रहा पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000 रुपया, ये भी एक्सपेंस है तो इस पर भी इनपुट जीएसटी लगेगा। तो यहाँ देखो एंट्री हो जाएगी मार्च 25 को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 8,000, इनपुट सीजीएसटी 8,000 का 9% 720 होता है, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट ये भी 720 हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, कुछ नहीं दिया तो कैश मानेंगे कि कैश पेमेंट हुई है, तो इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो 9,440 आ जाएगा, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड जीएसटी पेड, ठीक है, समझ में आ गया। चलो लास्ट ट्रांजेक्शन है, बस 5 मिनट और गाइस। लास्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 31 को, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, कह रहा कि जो बैलेंस अमाउंट है उसे पेमेंट करना। अब इसको ध्यान से समझो, देखो मैंने क्या कहा था, हम जो आउटपुट जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करते हैं उसमें से हम इनपुट जीएसटी को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं। 3 कॉलम बनाइए पर्टिकुलर का, एक कॉलम आउटपुट सीजीएसटी का, एक कॉलम आउटपुट एसजीएसटी का। अगर हम टोटल आउटपुट जीएसटी देखें, टोटल आउटपुट जीएसटी अगर आप इस एंट्री में देखो जहाँ जहाँ आया है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, एक आपका आउटपुट सीजीएसटी यहाँ पे आया 72,000, ये ले लो, प्लस आउटपुट जीएसटी और कहाँ आया, बस एक ही जगह आया ना,
हाँ हाँ, एक ही जगह आया, ठीक है, 72,000। तो देखो ये 72,000 हमने ले लिया, यहाँ पे 72 आउटपुट CGST, तो जाहिर सी बात है SGST भी 72,000 रहा होगा। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी सेट ऑफ कर लेंगे इनपुट GST। देखो 72,000 हमने कस्टमर से कलेक्ट किया है, लेकिन जब हमने गुड्स को परचेज़ किया था या एक्सपेंस का पेमेंट किया था, तो उस समय हमने GST का पेमेंट किया है 53,820। सर ये कहाँ से आया? तो जितना भी आउटपुट CGST है उसे जोड़ लीजिए, ठीक है। जैसे एक 45,000 यहाँ पे है ये, और 3600 ये है, 45,000 प्लस 3600 करो, फिर उसमें 4500 ये ऐड करो, फिर उसमें 720 ये वाला ऐड करो, ठीक है। और उसके बाद हाँ बस इतना सब कुछ ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 53,820। तो जाहिर सी बात है SGST भी सेम होगा 53,820। देखो कस्टमर से हमने लिया कितना था 72,000, और हमने पेमेंट कितना सप्लायर को किया है 53,820। तो अभी भी हमारे पास आउटपुट CGST कितना बच रहा 18,180। इसे पेमेंट कर दिया जाएगा इसको, गवर्नमेंट को, है ना। इसी तरीके से यहाँ भी 72,000 में से 53,820 माइनस कर देंगे तो 18,180 आएगा। तो ये क्या होगा, नेट GST पेबल, यानी आउटपुट GST से इनपुट GST को सेट ऑफ करने के बाद अभी भी इतना पैसा बिजनेस के पास बच रहा है। और ये बिजनेस का पैसा है क्या? नहीं, इसको किसको पेमेंट करना, गवर्नमेंट को। तो अब इसके लिए एंट्री देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एंट्री मार्च 31 को करेंगे। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना, देखो वैसे नॉर्मली आउटपुट CGST क्या होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन क्योंकि सेट ऑफ कर रहे हैं तो अब डेबिट करना पड़ेगा 53,820। और आउटपुट SGST अकाउंट को ये भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और नॉर्मली हमें इनपुट CGST को या इनपुट SGST को क्या करते हैं, डेबिट, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि हम सेट ऑफ कर रहे हैं। तो टू इनपुट CGST 53,820, इनपुट SGST 53,820, ठीक है। अब इसके बाद इस सेटअप हो गया है ना, 53,820 सेटअप हो गया 72,000 में से। अभी भी कितना बच रहा है 18,180 आउटपुट CGST बच रहा है, तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, और 18,180 आउटपुट SGST बच रहा है, तो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। और क्योंकि इसका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो 18,180 प्लस 18,180 कितना हो जाएगा, 36,360, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, जर्नल का टोटल कर लोगे। तो जर्नल का टोटल आ जाएगा 17,93,640, 17,93,640, और जो GST गवर्नमेंट को पेमेंट होगा वो 36,360 आएगा। आइए एक बार आंसर चेक करते हैं क्या सही आया। तो यहाँ पे देखो टोटल जो आया है 17,93,640, जो कि हमारा भी आया है। नेट अमाउंट जो पेड होगा गवर्नमेंट को 36,360, ये भी सही आया है। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। तो गाइस आई होप आज की इस वीडियो में, जो लास्ट वीडियो में कल माइक की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, है ना, तो उसको भी मैंने रिपीट कर दिया। तो आई होप अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और आज ये जो पहला क्वेश्चन मैंने DK गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यानी जर्नल एंट्री विथ रीज़न आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ फिर से आप मेरी जो कंसेप्ट वाली वीडियो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट GST वाली, उसको आप पहले देखिए, फिर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको बहुत ईजिली सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और कमेंट भी ज़रूर किया करिए, ठीक है। चाहे अगर जैसा भी आपको लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो, अच्छा नहीं लग रहा हो तो, कोई कमी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।